Hello student, welcome back. In this lecture I am going to discuss few terms related to unit first, and I have already provided handwritten notes to you. So this is the handwritten notes, and I will explain that how this terminology will define. The first terminology is here is rain gauge network. Basically, suppose that this is your area, and here I am going to decide that how much, or we can say that how many rain gauge we need to hear for calculating our precipitations. So this is covered in the rain gauge network. Suppose we have these 4 rain gauge. So in current case I have a 4 rain gauge, or we can say that I have a 4 station at which the rain gauge are placed for calculation of precipitation, or we can say the measurement of precipitations. But the number of rain gauge is depend on the basically 3 criteria. The first one is economical, or we can say the economy, because the rain gauge depend on the cost as well as the area. Okay. The second one is topography. Topography is generally related to the nature of the area. In simple case, if we have a plain area, then the variation of rain in plain area as compared to mountainous region are less. So we can say that hilly region में variations बहुत ज़्यादा होता है रेन का, तो इसलिए हम जो रेन गॉज हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे हिली एरिया में, और प्लेन एरिया में हम हिली रीजन के कंपैरिजन में रेन गॉज को कम कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड वन पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि आप उस एरिया में कैसे पहुंच पा रहे हो. ठीक है, कि आप इस एरिया में जो एंट्री करने के पॉइंट्स हैं वो कितने हैं और किस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हो. एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक माउंटेनियस एरिया है और वो बहुत ही स्टीप है लाइक दिस, ओके, तो आप यहाँ पे एक्सेस करना मुश्किल है. ठीक है. इन सिमिलर फैशन, अगर आपके पास एक इस तरीके का है जिसका स्लोप कम है, तो वहाँ पे आप एक्सेसिबल कर सकते हो. तो ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया. इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे हमारा रेन गेज नेटवर्क डिसाइड होता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टेशन सुटेबल होते हैं. तो ये जो ये नंबर है, दिस इज गिवन बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड according to World Meteorological Organization, we have some criteria for number of rain gauge in a particular area. The first area type is flat region in temperate, Mediterranean and tropical. Okay, तो ये वो रीजन है जो फ्लैट के टर्म्स में आते हैं, बट टेम्परेट, अब ये जो टेम्परेट, मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल है, ये सीजन के बेसिस पे है. सो ये यहाँ पे हमने दिखाया है, दिस इज़ योर मदर अर्थ के सेंटर में से जो 0 डिग्री पे जाती है वो आपकी ये वाली लाइन है जिसको हम विषुववृत्त कहते हैं. इसके दोनों तरफ हमारे पास जो सीजन होता है दैट इज़ योर ट्रॉपिकल सीजन, राइट. और 0 डिग्री के ऊपर 23 डिग्री 27 मिनट पे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड सिमिलरली टुवर्ड द साउथ वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ठीक है. तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिस रीजन दोनों तरफ 0 डिग्री पे जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके दोनों तरफ जो सीज़न होता है वो ट्रॉपिकल होता है, और उसके बाद हमारा अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा क्या होता है, सब ट्रॉपिकल सीज़न होता है. ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है. उसके बाद हमारा होता है टेम्परेट, विच इज़ मूव बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल in the north direction, and in the south direction tropic of Capricorn to Antarctic circle तक, जो कि 60 डिग्री 33 मिनट तक होता है. तो ये हमारा क्या होता है,
टेम्परेट होता है, इसको हम शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण रीजन या शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है इसे हिंदी में। और उसके बाद 60 डिग्री 33 मिनट के बाद हमारा क्या होता है, फ्रिज जोन होता है, इसको हम एक तरीके से कोल्ड एरिया भी कह सकते हैं। तो ये सीज़न के बेस्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट वी डोंट नीड टू डिफाइन दिस सीजन, वी हैव टू ओनली कमेंट ऑन द फ्लैट टेरेन। तो जो फ्लैट टेरेन है यहाँ पे उसका कंडीशन उन्हें बताया, क्यों किसी भी सीज़न में जो टाइप्स ऑफ सीजन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। आइडियली जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशंस होता है दैट इज़ डिफाइंड फॉर वन स्टेशन इज सफिशिएंट फॉर 600 to 900 किलोमीटर स्क्वायर, बट ड्यू टू दीज 3 पैरामीटर्स economical, topographic and accessibility, we can acceptable one station to 900 up to 3000 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक आइडियल है और एक एक्सेप्टेबल वैल्यू। आइडियल वैल्यू हम आइडियल केस के लिए यूज़ करते हैं, बट क्योंकि ऑब्वियसली फील्ड में हमारे पास कई सारी चैलेंजेस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिकल, एक्सेसिबिलिटी, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी जो एरिया की रेंज है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 900 से 3000 किलोमीटर स्क्वायर मूव कर दिया, राइट। द सेकंड टेरेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज माउंटेनियस, एंड इट सेज दैट वन स्टेशन इज सफिशिएंट टू कवर 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर फॉर आइडियल केस, एंड वन स्टेशन इज सफिशिएंट or one station is installed whenever the area is 250 kilometer square to 1000 kilometer square, and this is my acceptable value. Again we have the two value, and I already defined that why we need to define these two values. Okay, but in case of mountainous region, as I told you earlier, the precipitation forms are different, as well as the amount is not uniform. Okay, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन फॉर्म पे पढ़ा था, और हमें पता है कि जो माउंटेनस होते हैं जैसे जैसे इनकी हाइट इंक्रीज होगी या इनके नेचर चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस क्या होती है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इस रीजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। दैट्स वाई जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो एक्यूरेट डेटा मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और वी कैन से दैट वी आर प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ स्टेशन, मोर नंबर ऑफ रेन गेज इन द सेम अमाउंट ऑफ एरिया, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पुट 600 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 600 किलोमीटर स्क्वायर में अगर मैं आइडल केस की बात करता माउंटेन्स में, तो मुझे कम से कम, ठीक है, 2 स्टेशन तो यहाँ पे चाहिए। 2.5 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्टेशन, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कितना सर्व कर सकता है, 250 का 2 टाइम करेंगे तो 500 जाएगा। तो 500 किलोमीटर स्क्वायर पे मेरा 2 स्टेशन लगेगा। उसके बाद मेरा 600 में से 500 माइनस हुआ तो कितना बचा, 100 किलोमीटर स्क्वायर। 100 किलोमीटर के लिए भी मुझे सर्व करना पड़ेगा एक और रेन गेज। तो 600 किलोमीटर के लिए मुझे माउंटेनस रीजन में 3 स्टेशन या 3 रेन गॉज को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, लेकिन फॉर प्लेन एरिया के लिए मुझे सिर्फ एक स्टेशन से काम हो जा रहा है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लैट में मेरे नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं दैट आर 1/3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ रेन गेज इन द माउंटेनस एरिया, ठीक है। और ये हाईली वेरिएशंस होते हैं माउंटेनस एरिया में, इसलिए हमें नंबर ऑफ स्टेशंस इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो थर्ड वन इज़ द एरिड एंड पोलर रीजन, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, विच इज़ द फ्रीज्ड जोन। तो इसमें हमारे प्रेसिपिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है और वो बहुत ही कम होती है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 स्टेशन इज इंस्टॉल्ड फॉर द सर्विंग ऑफ 1500 to 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। यानी कि यहाँ पे हमारा एरिया 1500 किलोमीटर से अगर 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा तो वहाँ पे हमारा 1 स्टेशन सफिशिएंट है। So this is the standard provided by World Meteorological Organization, but according to Indian standard 4987/1994,
we have different number of stations for different serving area. For plain region, one rain gauge is sufficient for 500 किलोमीटर स्क्वायर। पहले ये 520 किलोमीटर स्क्वायर होता था। तो MCQ के लिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में। सेकंड है हमारा रीजन जिसकी जो एलिवेशन है मेन सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट तक है, उसमें हमारा देखिए अब हाइट इंक्रीज हुआ तो वेरिएशन इंक्रीज होगा, तो वेरिएशन इंक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ स्टेशंस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ स्टेशंस इंक्रीज होंगे तो जो एरिया होगा फॉर सिंगल स्टेशन, और वी कैन से द एरिया सर्व बाय ए सिंगल रेन गेज विल बी लेस। तो यहाँ पे इसीलिए आपका जो रेंज है वो 500 किलोमीटर स्क्वायर से नीचे है, और रीजन विच इज़ 1000 मीटर एलिवेशंस अप टू 1000 मीटर एलिवेशंस, उसमें जो रेंज हमारी एरिया की आई है वो कितनी है, 250 किलोमीटर स्क्वायर टू 400 किलोमीटर स्क्वायर। And the third one is in hilly region, and one rain gauge is sufficient for 150 kilometer square, which is less as compared to plain and region. Area wise it is less, but number of rain gauge के according hilly region में हमारे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल के लिए सपोज वी हैव एन एरिया लाइक 1000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर अगर प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ गेज आएंगे, तो हमको ये 1000 को डिवाइड कर देना 500 से एंड वी विल गेट 2। तो 2 रेन गेज सफिशिएंट है प्लेन एरिया के लिए। नाउ कम टू द रीजन विच इज़ 1000 मीटर की हाइट पे है, यानी कि जो सेकंड पोर्शन, इसमें आप देखेंगे वी हैव ए रेंज लाइक, अगर हम 250 किलोमीटर स्क्वायर से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4, राइट। और 400 से डिवाइड करेंगे 1000 किलोमीटर स्क्वायर एंड वी विल गेट 2.3। अब आधा रेन गॉज तो कभी नहीं होता, तो ये हम कह सकते हैं 4 to 3 रेन गॉज इज सफिशिएंट फॉर द रीजन विच इज़ 1000 मीटर एलिवेशंस। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीके से जो थर्ड वाला है वो हिली रीजन के लिए है। हिली रीजन में अगर आपका 1000 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो उसके लिए आपकी कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना है 150 किलोमीटर स्क्वायर से 1000 किलोमीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देना है, एंड आई थिंक दिस विल गेट 6 to 7। ठीक है, 6 to 7। तो 6 to 7 में हम अपर वैल्यू ले लेंगे, तो फॉर हिली रीजन वी विल गेट 7। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेम, अगर मैंने एरिया सेम रखा बट रीजन मैंने चेंज कर दिया, टोपोग्राफी चेंज हो गई, तो जो नंबर ऑफ रेन गेज है दैट विल बी चेंज, और उसमें भी हाईएस्ट कहाँ मिल रहा है, हिली रीजन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें एक और टर्म याद रखना है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ रेन गेज निकले हैं उसमें से 10% रेन गेज क्या होने चाहिए, सेल्फ रिकॉर्डिंग होने चाहिए। इसी एग्जाम्पल की हम बात करें तो 10% इसका क्या निकलेगा 0.7, इसका निकलेगा 0.423, इसका निकलेगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये वाले हमारे क्या होंगे, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरी बहुत ही छोटी वैल्यू है, बट फिलहाल मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.4, 0.2, 0.7। ठीक है, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग जो नॉन रिकॉर्डिंग होंगे, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, अगर 2 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.8। सिमिलरली दिस विल बी 3.6, सिमिलरली दिस विल बी 6.3। ठीक है, फॉर द एरिया 1000 किलोमीटर स्क्वायर दिस इज़ अ वैल्यू। अगर ये 1000 को मैं इंक्रीज कर दूँ 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर से, तो ये कितना इंक्रीज हो गया है, ये 1000 टाइम इंक्रीज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को दोनों वैल्यूज़ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यू विल सी द चेंजेस, लाइक सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज कितने आ जाएंगे, सेल्फ रिकॉर्डिंग अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 आ जाएंगे, यहाँ पे 400 आ जाएंगे और यहाँ पे 700 आ जाएंगे। वेयर एज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की अगर हम बात करेंगे
तो ये आ जाएगा 1800, 3600 एंड 6300। तो इस तरीके से ये वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज। अब आपको नंबर तो पता चल गया कि कितने नंबर लगाने एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन उसमें भी हमारी क्या होती है, ऑप्टिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या है वो इस टॉपिक में हम समझेंगे। देखिए, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है, ऑप्टिमल है लिखा है यहाँ पे, तो ऑप्टिमम या ऑप्टिमल का मतलब ये है कि आप जब सैम्पलिंग करते हैं तो आपकी वो वैल्यू जो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट दे, जहाँ पे आपकी रिजल्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या करा, एक तो हमने जनरल आइडिया निकाल दिया इंडियन स्टैंडर्ड से एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, बट क्या एक्चुअल में वो हमें सही सफिशिएंट रिजल्ट देते हैं, इस चीज़ के लिए हमें क्या किया, ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉज फाइंड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए फिर से हम एक एरिया लेते हैं एंड दैट इज़ द एरिया ए। अब यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ रेन गेज लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने एक फर्स्ट लगाया, ठीक है, और अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इकोनॉमिकल कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका पुअर नहीं है, तो यहाँ पे आप कई सारे रेन गेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी कि ये उन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो जो हमने रेन गेज को इंस्टॉल करने की कंडीशंस को लिए पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 1 से लेकर n तक मूव कर रही है, नंबर ऑफ रेन गेज मूविंग फ्रॉम 1 to n। बट इसमें जो ऑप्टिमम कितनी है, ठीक है, तो ऑप्टिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू WMO एंड इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे टोपोग्राफी के बेस्ड पे जो नंबर ऑफ रेन गेज डिफाइन किए गए उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज के लिए ये इस फिगर में जैसे ये 1 था, इसी तरीके से 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 मैंने रेन गेज इंस्टॉल करे हैं। ठीक है, अब ये मैंने रेन गेज इंस्टॉल कर दें। अब लेकिन मुझे ये चेक करना है कि वेदर दीज 4 रेन गेज आर ऑप्टिमल फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस हैविंग द एरिया ए और नॉट। ठीक है, तो ये है मेरा क्वेश्चन कि जो ये 4 रेन गेज मैंने इंस्टॉल किए हैं इस ए एरिया में, क्या ये ऑप्टिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है एंड दैट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला इज गिवन हियर दैट n is the optimum, or we can say the optimal number of rain gauge n is equal to CV upon E whole square। CV क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है एंड E यहाँ पे क्या है, E आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरर है टू फाइंड द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम दीज स्टेशन लाइक 1, 2, 3, 4। जब आप इससे प्रेसिपिटेशन मेजर करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई एरर होगी। वो एरर कितनी है वो हमने यहाँ पे कैपिटल E से डिफाइन कर दिया है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो आपको ये बताती है कि आप ट्रू वैल्यू से कितना दूर हैं। ट्रू वैल्यू यू कैन नॉट बी अचीव। सर्वे में भी हमने पढ़ा था कि हम कभी भी ट्रू वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू के करीब लेके जाना चाहते हैं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने ऑब्जर्व करी है वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, कितने दूर है। दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल थिंग इज डिफाइंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन सिंपल लैंग्वेज में ये समझ गए, जैसे हम पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है एग्जाम्पल के लिए, बट ग्रेविटी फोर्स किस वैल्यू से लग रहा है उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, न्यूटन ले लेते हैं, 9.81 न्यूटन ले लेते हैं। तो उसी तरीके से एक मेजरमेंट का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू योर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और रेनफॉल को हम क्या ले सकते हैं, प्रेसिपिटेशंस, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशंस ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा n-1। ठीक है, ये हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो ये हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग सर्वे 2 में पढ़ा था, थ्योरीज ऑफ एरर में पढ़ा था कि यहाँ पे हम n-1 क्यों लेते हैं। बेसिकली वी डोंट हैव एनी
ट्रू वैल्यू। सपोज ये एक्स आयोटा की वैल्यू मैंने ले लिया, ऑब्जर्व करिए ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे 10, 11, 12, 8, 9, 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो इसी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है, सर्वेइंग में भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो वी कैन नॉट फाइंड द ट्रू वैल्यू, तो इसी में से ही एक वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, एज्यूम करेंगे अपनी ट्रू वैल्यू को, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारा एक एलिमेंट क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। तो जब अब हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने बच गए, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने बच गए, जैसे यहाँ पे 5 थे तो 5 - 1, तो इसलिए क्या हो गया, 4 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम ले आ रहे हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग सर्वे के थ्योरीज ऑफ एरर में जाके एक बार देख लीजिएगा, वो यहाँ पे मिल जाएगा कि n-1 हमने क्यों लिया, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें करना था इसलिए हमने n-1 लिया। अगर हम हाइपोथेटिकल करते या थ्योरेटिकल लेते तो यहाँ पे सिर्फ n ही होता, क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू एक नोन वैल्यू होती, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसी में से एक्सट्रैक्ट करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं दैट विल गोज टूवर्ड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसी को हमें डिवाइड करना है मीन ऑफ रेनफॉल से, मल्टीप्लाई 100 करना है, परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये परसेंटेज के फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ई है, ठीक है, ये भी हमारे परसेंटेज के फॉर्म में ही आता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, सो दैट वी विल गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ रेन गॉज, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर समझाना हो तो एक तरीके से ये भी समझा सकते हैं। सपोज एक्स बार आपका क्या है, मीन है, ठीक है। इसी वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार यहाँ पे क्या है, आपका मीन है। तो आपको क्या करना है, जो वेरिएशंस है, ठीक है, वेरिएशंस है उससे माइनस करना है इंडिविजुअल वैल्यू को। मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल वैल्यू मेरी क्या है, एक्स आयोटा है, यानी कि x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2 अप टू द x5 विल बी माइनस बाई द x बार। तो ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं x बार। अब क्योंकि इसका प्लस माइनस इम्पैक्ट ना करे वेरिएशंस को, क्योंकि ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली मुझे इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन होता तब तो ये सही था, बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आपने ध्यान दो कि यहाँ पे मेरा x3 क्या है, 12 है, और यही मेरा क्या है, x बार है। तो जो ये टर्म है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास, अगर मैं इसको और आगे करूं तो ये x4 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से होगा। डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 5 होना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि हमारा एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। कौन सा वाला वैल्यू 0 हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए हमारे पास कितनी वैल्यू बच रही है, 1 2 3 4 वैल्यू बच रही है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, n-1 = 4 आ जाता है। तो इसी का हमें होल अंडर रूट करना है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मीन निकल गया। जितना भी वेरिएशन था, देखिए जितना भी आपका डिफर हो रहा था एक्स बार से, उसको हमने क्या करा, वो हमने एरर माना, स्मॉल ई माना, ठीक है। हम चाहते थे सारी वैल्यू हमारी क्या हो, एक्स बार के नज़दीक हो, बट फिर भी कुछ एरर हुआ, उसको हमने स्मॉल ई माना। अब ये प्लस माइनस हो सकता है, हमने क्या करा, इसको हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, और इसका एवरेज निकालने के लिए क्या किया, जितने भी ये ई थे, ठीक है, उसी से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसलिए इसका हमने अंडर रूट कर दिया। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला समझा दिया। तो आपको सबसे पहले CV निकालना है, और P बार तो आपका इजी निकल जाएगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिमल रेन गॉज, ठीक है। अब हम फटाफट इसको कवर करते हैं क्वेश्चन से, ताकि आपको समझ में आए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेशन दिया है सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपके रेनफॉल दे रखा है। तो दिस इज द सेकंड वन इज रेनफॉल, द फर्स्ट वन इज स्टेशन, ABCDEF, और 82 102 180 110 98 136 आर द सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्रेसिपिटेशन का मीन। तो क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
82 प्लस 102 प्लस 180 प्लस 110 प्लस 98 प्लस 136। तो ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, समेशन होगा डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 6, वी हैव 6। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, पी बार निकल गया। तो पी बार मेरा 118 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि मुझे पी बार में से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने 118 से 82 माइनस किया तो वी विल गेट 36। अब उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर हो गया, प्लस 118 माइनस 102 वी विल गेट 16 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 118 माइनस 180 वी विल गेट 62 का स्क्वायर, अगेन 118 माइनस 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 118 माइनस 98 वी विल गेट 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों करना है वो फॉर्मूले में हमने बता दिया था आपको। 118 माइनस 136 एंड वी विल गेट 18, तो 18 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इस 18 का होल स्क्वायर करना, कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्टेशन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 है, बट स्टेशन यहाँ पे कितने चाहिए, 5 होने चाहिए, n-1 करने चाहिए थे हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो वी विल गेट हियर 5। इसका अंडर रूट करने में जब हमें ये होगा तो यहाँ से हमारी कुछ वैल्यू निकल जाएगी और आप उस वैल्यू को चेक कर दीजिएगा। एंड ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप इसका आंसर सॉल्व कर दीजिएगा। n-1 जरूर निकालना है, n-1 मतलब यहाँ पे 5 आएगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा हमने क्यों कहा है, क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं, इन्हीं में से एक हमारा क्या है, इन्हीं में से एक हमारा ट्रू वैल्यूज़ के नियर हम जा रहे हैं। ठीक है, हम एज्यूम करेंगे इन्हीं में से एक हमारा ट्रू वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे हम n-1 करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आप बस सॉल्यूशन कर दीजिए। पी बार आपका क्या निकलेगा, 130 प्लस 142 118 108 165 102 146। जब हम पी बार निकालना है इसका समेशन करके डिवाइडेड बाय कितने हैं, ये टोटल 7 है, तो इसको 7 यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आ जाएगा, जो भी आपकी मीन वैल्यू होगी, पी बार माइनस 130 का होल स्क्वायर प्लस पी बार माइनस 140 का होल स्क्वायर प्लस पी बार माइनस 118 का होल स्क्वायर प्लस पी बार माइनस 108 का होल स्क्वायर प्लस पी बार माइनस 165 का होल स्क्वायर माइनस पी। ओके, सो वी विल गेट द प्लस पी बार माइनस 102 का होल स्क्वायर प्लस पी बार मीन्स मीन ऑफ द ऑल रेनफॉल डेटा, पी बार माइनस 146 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसे समेशन किया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ जाएगा, और इस पूरी चीज़ को आपको क्या करना है, 1/2 अंडर रूट करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका पी बार निकल गया, सिग्मा n-1 निकल गया। अब सी वी निकालने के लिए क्या है, सिग्मा n-1 डिवाइडेड बाई पी बार इंटू 100, तो ये निकल गया। और यहाँ पे आपका n निकालने के लिए क्या हो जाए, सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई आपको यहाँ पे दे रखा है 5%, लास्ट क्वेश्चन में ई हमारा दे रखा था 10%, अगर नहीं दिया हो तो हमेशा 10% ही रखना। अब एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सी वी हमने जो भी यहाँ से टर्म निकला उसको यहाँ रखना, और ई को हमें यहाँ पे रखना है 5 रखना है, नॉट 0.05 नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, 5 रखना है, सिंपली परसेंटेज के फॉर्म में ही रखना है। तो जो परसेंटेज दे रखी है वही हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट अवर ऑप्टिमम रेन गेज नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। अब इसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि पहले तो आपने ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज निकाल दिया, ऑप्टिमम नंबर निकाल दिया, उसके बाद उसने ये भी पूछा है कि उसमें से कितने रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग है। तो आपको पता है कि जब भी आपका ऑप्टिमल रेन गेज निकलेगा उसका 1% आपका क्या, उसका 10% आपके क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आंसर आए थे
ठीक है। इसमें से जो आपका ऑप्टिमल नंबर निकला वो 9 निकला, तो इसी का 9 का 1% कितना होगा, 0.9 होगा। अब 0.9 इज नियरली इक्वल टू 1, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 विल बी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज एंड रिमेनिंग 8 rain gauge are non-recording type rain gauge. So this is the question number 3, right? So this is the end of optimal number of rain gauges. Now we have another topic, and this is here estimation of missing data. जो हमारा डेटा होता है, रेनफॉल का डेटा होता है, वो हम ईयर बाय ईयर, सीजन बाय सीजन और इवनली कि हम उसको डेली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो डेटा हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो हमने पहली कंडीशन क्या रखी कि जो हमारा डेटा होना चाहिए वो हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए और वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होना चाहिए कि आपको ईच ईयर या एवरी ईयर आप कर रहे हो, हर दिन आप कर रहे हो, हर चीज, हर ईच रेन गेज का डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हो। बेसिकली ये हर, देखिए क्या 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 हमने, एक तो हमारा होता है टाइम बेस्ड, एक हमारा होता है रेन गेज बेस्ड, ठीक है। तो टाइमली हमें सारे के सारे डेटा चाहिए, साथ में हर रेन गेज का डेटा चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से क्या होता है कि कुछ रेन गेज अपनी रीडिंग नहीं देते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रेन गेज अपनी रीडिंग नहीं देते हैं, कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस केस में जो डेटा होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो उसी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो, ये जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशंस ऑफ मिसिंग डेटा, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास दो टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स हैं। एक तो हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल है, ठीक है। अगर आप एवरी डे यू आर गोइंग टू फील्ड एंड कैलकुलेट द रेन गेज मेजरमेंट्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का डेटा ले रहे हो हर दिन और उसका एवरेज कर दोगे 365 डेज का, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका एवरेज डेली रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। एवरेज डेली रेनफॉल डेटा हो जाएगा। बट ये एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एनुअल रेनफॉल डेटा। अभी क्या करा मैंने, हर दिन का डेटा कैलकुलेट किया, सम अप किया और उसको 365 डेज से डिवाइड किया। लेकिन अगर मैं हर डेज का रेनफॉल डेटा कैलकुलेट करता हूँ, उसको सम अप करता हूँ और उसको डिवाइड नहीं करता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, एनुअल रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस 35 ईयर्स का, लास्ट 35 ईयर्स के एवरेज निकालूं एनुअल रेनफॉल डेटा का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए अभी 2021 में जो एनुअल रेनफॉल है उसको कैलकुलेट करा, 2022 का एनुअल रेनफॉल हो उसको कैलकुलेट करा, इसी तरीके से लास्ट 35 ईयर्स के एनुअल रेनफॉल डेटा को कैलकुलेट करा और उसको डिवाइड कर दिया 35 नंबर से, वी विल गेट एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये फर्स्ट टर्म समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है आपका वो है नॉर्मल रेनफॉल डेटा, ठीक है। अब ये नॉर्मल रेनफॉल डेटा थोड़ा अलग होता है। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक डे का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, या स्पेसिफिक स्टेशन का भी कैलकुलेट किया जाता है। उस पे हम क्या करते हैं, उस स्टेशन पे उसी दिन या उसी मंथ में, जैसे सपोज हम ले रहे हैं जनवरी, तो जनवरी में हमें सपोज 2021 पे एक स्टेशन है एक्स स्टेशन, इसका मुझे नॉर्मल रेनफॉल डेटा फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2021 से पहले, यानी कि मैं स्टार्ट करूँगा 2020 से, जनवरी का ही डेटा लूँगा और जनवरी का ही डेटा लेने से मैं मूव करूँगा लास्ट 30 ईयर तक। तो ये मेरा 30 ईयर होगा, यानी कि 1990 तक। तो 1990 तक सिर्फ जनवरी का ही डेटा लूँगा मैं। तो इसका मैं क्या करूँगा, कितने हो गए, 1990 से लेकर 1920 तक 30 ईयर्स हो गए। इस 30 ईयर्स का जो एक्चुअल प्रेसिपिटेशन हुआ होगा इस एक्स स्टेशन पे, ठीक है, उसका क्या करूँगा मैं, एवरेज निकालूंगा। तो वो मेरा क्या होगा, नॉर्मल रेनफॉल डेटा होगा, ठीक है। याद रखिए नॉर्मल रेनफॉल डेटा प्रीवियस 30 ईयर्स का होता है। अब 2021 में जनवरी में आपका नया डेटा आया, जरूरी नहीं है वो आपका नॉर्मल रेनफॉल के बराबर ही हो, ठीक है, क्योंकि जनवरी 2021 में आपने फिर से मेजर किया एंड दैट इज योर एक्चुअल रेनफॉल डेटा। तो दोनों में फर्क समझिए, एक्चुअल रेनफॉल डेटा इस साल का कैलकुलेट हुआ और नॉर्मल रेनफॉल डेटा प्रीवियस 30 ईयर्स
आपका जो रेनफॉल डेटा था एक पर्टिकुलर मंथ का या पर्टिकुलर टाइम का या पर्टिकुलर डे का, उसका एवरेज है। तो ये ध्यान दीजिएगा, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल डेटा। उसमें हमें पूरे साल का ही लेना होता है, उसमें स्पेसिफिक नहीं होता किसी मंथ का, किसी डे का या किसी टाइम का। ठीक है, तो जो मिसिंग डेटा है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो अरिथमेटिक मीन मेथड है। इस अरिथमेटिक मीन मेथड को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो इसको अब हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नॉर्मल precipitation, or we can say normal rainfall at the station does not vary more than 10%। ठीक है, अब ये तो 10% है, ये किसका है, अदर स्टेशन का है। सपोज इसको एक सिंपल वे में समझे तो 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन एंड 4 स्टेशन। ठीक है, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 स्टेशन का मुझे 2021 का डेटा चाहिए था और 2021 का डेटा ही मेरे पास नहीं है फोर्थ स्टेशन में। बाकी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आ रहा है लेकिन फोर्थ का नहीं आ रहा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालूंगा। तो फोर्थ का मैं क्या करूँगा, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालूंगा फोर्थ का। सिमिलरली थर्ड का भी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालूंगा। तो नॉर्मल को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ और जो नीचे है दिया हुआ वो स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस इन चारों का निकाल सकता हूँ। अब नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस फोर्थ का भी निकल सकता है, क्यों, क्योंकि इसका 2021 का डेटा मुझे मिसिंग है, बट इसका 2021 से लेकर 1990 तक का डेटा अवेलेबल है। इन्हीं का ही मुझे एवरेज करना है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ठीक है, अभी चल रहा है हमारा अगस्त, तो अगस्त के टाइम की फोर्थ स्टेशन की जो प्रेसिपिटेशन वैल्यू है वो मिसिंग है। तो इसी तरीके से 2021 से लेकर 1990 तक अगस्त की जितनी भी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आ रही है फोर्थ स्टेशन की, उन सब को ऐड किया जाएगा और उन सब का डिवाइड किया जाएगा कितने से, 30 से। सिमिलरली 2 के लिए भी, 1 के लिए भी एंड 3 के लिए भी। तो 2, 3, 1 के लिए भी मुझे अगस्त मंथ का ही प्रेसिपिटेशन चाहिए। इसी तरीके से जब मैंने उसे सॉल्व किया तो N4, N1, N3, N2 आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब इसकी जो भी वैल्यू है फोर्थ की, N4 की जो भी वैल्यू है वो N2, N1, N3 से 10% लेस क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल शिफ्ट टू द नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमने यहाँ पे समझी। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो इस केस में अब क्या होता है, हमने नॉर्मल रेनफॉल निकाला। अब ये नॉर्मल रेनफॉल का सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए ही यूज हुआ। ठीक है, इसकी एक्चुअल प्रेसिपिटेशन क्या है, P1 है। ये P1 कब की प्रेसिपिटेशन है, P1 हमारी प्रेसिपिटेशन है 2021 का, क्योंकि डेटा मेरा क्या है 2021 में ही मिसिंग है। P4 का मेरे पे है नहीं तो इसे मैं Px कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरे को निकालना है। P3 मेरे पास क्या है, 2021 का मेरे पे डेटा अवेलेबल है, दैट इज P3। सिमिलरली P2। तो इस केस में अगर मुझे निकालना हो P4 की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इन तीनों का एवरेज ले लेंगे। तो Px इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन मेथड हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे था। अगर आप इस फिगर को भी देखें, नोट्स को देखें, तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं, P1, P2, P4, P5 और P3 जो है वो हमारा क्या है, मिसिंग है। तो P3 निकालने के लिए P1, P2, P4, P5 डिवाइडेड बाय 4। देखिए 4 है यहाँ पे, ठीक है, ना कि जितने नंबर यहाँ है उतने ही यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, जितने नंबर ऊपर थे P1, P2, P3 उतने ही नीचे आएंगे। ठीक, दिस इज डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम 1 कम कर देते हैं, बट कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये 10% वेरी नहीं करता, ठीक है, अब मूव फिर से वापस आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 2021 के P1, P3, P2 हमारे अवेलेबल हैं, बट P4 का हमें पता नहीं, तो उसको हमने मान लिया Px। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिए, N4, N2, N3, N3 ये सब निकाल दिए। और ये जो वेरी कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू वेरी
मोर देन 10%, तो उस केस में मैं सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करना पड़ता है। उसमें हम क्या करेंगे, ये n1 n2 n3 n4 को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अरिथमेटिक मीन मेथड में सिर्फ ये कंडीशन चेक करने के काम आते हैं, बट नॉर्मल रेशियो मेथड में वो यूज होंगे। और किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये वो स्टेशन है जिसका हमें प्रेसिपिटेशन फाइंड करना है। तो इसमें Px मेरा क्या है, अननोन है, Nx मेरा क्या है, नोन है। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉर्मल रेनफॉल डेटा। सिमिलरली 1 2 3 1 2 4 एंड 5 स्टेशन के मेरे को डेटा पता थे 2021 के, तो उसको तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। Similarly, N1, N2, N4 and N5 are the normal rainfall data. वो मैंने आपको बता दिया है कि that will count from 2021, 2020 to 1990 से काउंट होंगे। 30 इयर्स का डेटा होगा, उसका एवरेज करेंगे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल रेशियो मेथड निकलेगा। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेशन ए बी सी का हमें नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा दे रखा है। अब यह एनुअल दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे ना ही कोई डे है, ना वीक है, ना मंथ है, यहाँ पे पूरा एनुअल का दे रखा है। सिमिलरली इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन इन 2019 का दे रखा है, बट एक हमारा डी स्टेशन का हमारा मिसिंग है। तो डी स्टेशन का हम कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल देखेंगे डी का, नॉर्मल देखेंगे डी का, तो कितना होगा 92.01, इसका 10% कितना हो गया 9.2। तो जो नॉर्मल रेनफॉल डेटा होना चाहिए ए बी सी का, वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए 92.01 प्लस माइनस 9.2, तो इतने में रेंज में होना चाहिए। अगर ये है तो हम अरिथमेटिक मीन करेंगे, अगर नहीं है तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड करेंगे। आपको देखने को मिल ही रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्या है 67 भी है, तो वो इस कंडीशन को चेक तो कर नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो मेथड लगाएंगे। और नॉर्मल रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग पी डी हमें प्रेसिपिटेशन एट डी स्टेशंस आर गोइंग टू कैलकुलेट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेनफॉल जो कि 92.01 है। ये सारे के सारी वैल्यूज किसमें, सेंटीमीटर में है या mm में है, जिसमें भी है आप इसको क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसी में आपका आंसर निकालना। फॉर द करंट सिचुएशन दिस इज इन सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर रखा। फिर उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन एट ए लिखा, प्रेसिपिटेशन एट बी लिखा, प्रेसिपिटेशन एट सी लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रेनफॉल एट ए बी एंड सी लिखा। इन तीनों टर्म्स को ऐड किया, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स, तो 3 से ही हमने इसके डिवाइड किया, एंड वी विल गेट द प्रेसिपिटेशन एट D station which is 99.41 centimeter. So this is very simple. It is only based on your speed of calculator. तो कैलकुलेटर की स्पीड से निकलते हैं ये न्यूमेरिकल्स, और ये गेट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन दिया है। अब ये सिंगल स्टॉर्म का दिया हुआ, मतलब एक बार की बरसात का दे रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे जो वैल्यू प्रेसिपिटेशन की देखने को मिलेगी वो एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की क्या है, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन या नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे 13.2 है, 9.2 है, 6.8, 10.2, और टी स्टेशन की तो मिसिंग ही है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। वेयर एज द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा फॉर पी क्यू आर एस टी आर गिवन हेयर 125, 102, 76, 113, 137 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कितना है इसका 137 है, इसका 10% कितना होगा 13.7, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें एक रेंज मिल जाएगी प्लस माइनस 13.7। ठीक है, अगर इसमें बाकी सारे नॉर्मल एनुअल रेनफॉल लाइज कर रहे हैं इस वाली रेंज में, तो अरिथमेटिक मीन लगेगा। अदरवाइज वी विल शिफ्ट टू अनदर मेथड, एंड दैट मेथड इज नोन एज योर नॉर्मल रेशियो मेथड, जिसमें हम कंसिडर करते हैं ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा को भी। तो बस इसी तरीके से मुझे पीटी का निकालना था, उसके नीचे उसी का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मैंने पुट अप कर दिया। known precipitation at P station, Q station, R station and ST stations are written here 13.2, 9.2, 6.8 and 10.2 respectively, whereas the denominator represent the normal
normal annual rainfall, which is 125 for P, 102 for Q, 76 for R and 113 for S. इनको हमने ऐड किया, ब्रैकेट बनाया, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, P Q R S 4 टर्म्स है, डिवाइड बाई 4 किया, वी विल गेट आवर आंसर एंड दिस इज द आंसर पुट हेयर. तो इसका आंसर भी देखिए 12.86 R सेंटीमीटर के आसपास ही आ रहा होगा. और आप एक चीज़ और भी देख सकते हो, देखिए जिसका नॉर्मल वाली वैल्यू ज़्यादा है उसी की प्रेसिपिटेशन वैल्यू ज़्यादा है. यही चीज़ है हमारी नॉर्मल रेशियो मेथड. नॉर्मल रेशियो मेथड का मतलब ही यही है कि जिसका नॉर्मल रेनफॉल डेटा ज़्यादा है उसी का प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा. एक तरीके से वो वेटेज प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया. साथ में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये थोड़ा एक वेटेज पोर्शन है. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इसे पढ़िए, इसको समझिए और इसे घर पे होमवर्क की तरीके से कंसिडर कर लीजिए. एक कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में पी क्यू आर एस आर द 4 स्टेशंस. उनका नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशंस की वैल्यू पता है और ये हमें बता रखी है 3 स्टेशंस की बता रखी है. ठीक है, नहीं दीज स्टेशन यानी कि 1 2 3 4 सबकी दे रखी है, रिस्पेक्टिवली सबकी दे रखी है. तो 2013 में इन्होंने क्यू आर एस, तो क्यू आर एस, ठीक है. तो मैं इस तरीके से टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए. तो एक तरफ नॉर्मल हो गया, एक तरफ प्रेसिपिटेशन हो गया. ये प्रेसिपिटेशन कब की है, 2013 की है. तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, देखिए हमारे पास नॉर्मल की तो सबकी दे रखी है, 780, 850, 920 एंड 980. तो आप यहाँ लिख दीजिएगा. प्रेसिपिटेशन क्यू आर एस का दे रखा है, प्रेसिपिटेशन क्यू आर एस का दे रखा है, बट पी का हमें नहीं पता. यूजिंग नॉर्मल रेशियो मेथड प्रेसिपिटेशन एट पी फॉर एस्टिमेटेड. अब ये जो नॉर्मल मेथड से पी का एस्टिमेट किया गया 80 mm, ठीक है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रेसिपिटेशन और वी कैन से दिस इज नॉट द ऑब्जर्व्ड प्रेसिपिटेशन, दिस इज कैलकुलेटेड प्रेसिपिटेशंस एट पी स्टेशन. तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पुट अप नहीं करूँगा. ठीक है, उसके अलावा Q का मेरे पास है और R का मेरे पास है और S का मेरे पास है नहीं. तो S मेरा क्या है, ऑब्जर्व्ड है. तो ये यही बोल रहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू है S की वो फाइंड करिए. तो इसमें सीधा सा आंसर ये लगेगा क्योंकि मेरे पास P का पता है. तो P अपॉन N एट द P इक्वल टू PQ प्लस PR प्लस PS डिवाइडेड बाई NS डिवाइडेड बाई NR डिवाइडेड बाई NQ. और ये होल डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से. अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है. यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 860 दे रखी है. इसके अलावा ये वैल्यू मेरे को दे रखी है 780. ठीक है, तो ये दो तो हो गई. और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ भी मेरे को यहाँ दे रखी है, टिक मार रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, Q के दोनों हैं, R के भी दोनों हैं. अब ये एक्चुअल डेटा नहीं पता मुझे, PS का एक्चुअल डेटा ही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. और NS मेरे को यहाँ पे गिवन है. देखिए NS मेरा यहाँ पे कितना है, 980 है. तो बस सिंपली हमारे पास क्या बचता है, PS ही बचता है और वो हमारा फाइंड जाएगा. तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देना. राइट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. तो जो रेनफॉल डेटा है उसको हम प्रेजेंट 3 टाइप से करते हैं. द फर्स्ट वन इज हिटोग्राफ. द फर्स्ट टाइप इज हिटोग्राफ. द सेकेंड टाइप इज मास कर्व एंड थर्ड टर्म से हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं और वो हमारा है डबल मास कर्व. ठीक है, तो हम एक एक करके इन चीज़ को समझते हैं. बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी दिन के 12 बजे से 2 बजे तक बरसात आई और ये जो हमने रिकॉर्ड किया रेन गेज से रिकॉर्ड किया. बट रेन गेज से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक्यूमुलेशन ऑफ रेनफॉल करते हैं. तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ रेनफॉल करते हैं तो मैं एक टेबल बना देता हूँ. ठीक है, इसी से ये हमारा एक्यूमुलेशन हुआ होगा. तो सबसे पहले जब मैंने 12 बजे मेरा बरसात आना शुरू हुई और उसके बाद 2 बजे मैंने रिकॉर्डिंग करी तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है वो वहाँ पे शो हुआ. यानी कि 4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ इन 2 आवर्स में. पास्ट 2 आवर्स में 4 सेंटीमीटर हुआ. तो इंटेंसिटी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर पर आवर. तो ये इंटेंसिटी का कॉलम बन गया. इसी तरीके से हम जब आगे गए
तो अब देखिए 2 घंटे में 2 से 4 पे कितना हुआ, 3 की इंटेंसिटी थी, यानी कि कितना हो गया 2 घंटे में 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया इसमें और ऐड हो गया। तो पहले 4 था प्लस 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ रेनफॉल, राइट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 2 आवर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से भी 2 आवर का गैप है, 1 सेंटीमीटर पर आवर है, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर है, तो एक्यूमुलेशन क्या होगा 10 प्लस 2 गिव्स द 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में 0 0 हुआ तो कोई भी वाटर नहीं है ऐड हुआ रेन गेज में, तो वही जो पहले की रीडिंग थी वही रहेगी। लास्ट 8 से 10 PM में विच इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, वी विल गेट 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया 4 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी रेन गेज बीकर में। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 विल गिव द 16 सेंटीमीटर। सो बेसिकली जो रेन गेज होता है वो क्या कैलकुलेट करता है, वो टाइम, द फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, ये सेकंड कॉलम दिखा देते हैं। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं जब हीटोग्राफ डिफाइन कर रहा हूँ, तो हीटोग्राफ इज ए ग्राफ और वी कैन से इट इज अ बार चार्ट between the intensity and time durations, right। तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे इंटेंसिटी ले लिया, x एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो इंटेंसिटी मेरी देखिए क्या क्या आ रखी है यहाँ पे 2 3 4 2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 3 है, तो इसीलिए मैं अप टू 4 5 तक ही मैंने यहाँ पे रखा है, तो 1 2 3 4 5 रखा। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो हमने क्या करा 12 से 2 में जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी मेरी 2 थी, तो इसीलिए मैं 2 से 12 से 2 कितने गया 2 में चले गया। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 फ्रॉम 2 PM टू 4 PM द इंटेंसिटी विल गो लाइक दिस 3। तो जब 2 से क्या हुआ इंक्रीज हो गया, फिर क्या हुआ डिक्रीज हो गया, डिक्रीज 4 से 6 क्या हुआ 1 हो गया, फिर यहाँ ऐसे आया, फिर 6 से 8 0 0 रहा, 8 से ऊपर हम गए 2 पे, 2 से इस तरीके से ये, और उसके बाद हमने क्या करा इसको ऐसे कर दिया और इन लाइंस को जोड़ दिया। तो ये बार चार्ट के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ, सपोज एक बॉक्स का एरिया निकालूं, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का क्या एक्यूमुलेशन बता देगा। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाले का हम निकालें तो 2 आवर है और इंटेंसिटी 2 है, तो 2 सेंटीमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 2 आवर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ आवर से आवर कैंसिल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो लास्ट वाले 8 से 10 में कितना हुआ एक्यूमुलेशन 4 का हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 6 से 8 के उसमें कुछ भी एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, एक्यूमुलेशन 0 हुआ। 4 से 8 वाले में जो एक्यूमुलेशन हुआ वो कितना हुआ 1 है 2 है, तो ये क्या होगा 2 हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा। 2 से 4 के उसमें अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो 3 इंटू 2, 3 हाइट हो गई, विड्थ कितनी हो गई 2 आवर्स की हो गई, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और जो ये वाला है ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 6 2 0 4। ठीक है, तो इन सारे नंबर को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट 16 सेंटीमीटर। तो हीटोग्राफ क्या करता है, हीटोग्राफ इज अ बार चार्ट and it is drawn between the intensity as well as intensity versus time graph, and the area under this curve give the accumulations of rain। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मास कर्व। अब मास कर्व जनरली जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होते हैं वो खुद बना के देते हैं, एंड दिस इज given on the basis of time durations which is represent in column 1, and the third column represent the accumulation of rainfall। ठीक है, not error। तो यहाँ पे क्या होता है mass curve is a curve which is drawn between accumulated rainfall versus time। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को हटा के accumulation आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का mass curve है, मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए आपको शो किया है। इसमें क्या होता है कि जो मास कर्व होता है इसमें आपके
डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे S1 है, S2 है, S3, क्योंकि इसका चेंज होता है इस तरीके से, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है तो स्लोप चेंज होगा। और ये जो स्लोप होते हैं, दिस स्लोप गिव द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एक पर्टिकुलर जगह की इंटेंसिटी देते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होते हैं वो हमें मास कर्व बना के ही देते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, STORM, स्टॉर्म के ड्यूरेशन कितने देर तक रहा, और मैग्नीट्यूड मतलब कितने इंटेंसिटी, कितने ज़्यादा उसमें प्रेसिपिटेशन हुआ है वो हमें बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है उसी के बेसिस पे हमने क्या कर रहे हैं, मास कर्व बना रहे हैं। तो इसमें मैं फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को ही कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे, जैसे मैंने पहले वाले कर्व में हमने दिया था वैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम दे दिया 12, 2, 4, 6, 8, 10 PM करके। और उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि देखो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, 16 तक जा रखी है, तो मैंने क्या करा कि इसको 16 तक मुझे वाई एक्सिस को करना था। तो इसी तरीके से मैंने 16 पॉइंट्स 4, 8, 12 एंड 16 पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो 12 पे तो कोई भी एक्यूमुलेशन था नहीं, ज़ीरो था, रेन जस्ट स्टॉर्म या रेन स्टार्ट हुई थी सरफेस पे गिरना, तो सब जीरो था। धीरे धीरे वो 2 बजे पे कितना चले गया, 4 चले गया। तो 4 पॉइंट मैंने सबसे पहले देखिए मैंने पॉइंट ड्रॉप कर दिया। फिर 4 PM पे, एट द एंड ऑफ 4 PM द एक्यूमुलेशन गोज टू 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली 6 पे कितना चले गया, 6 पे आपका 12 चले गया। और 6 से 8 पे कोई भी बरसात नहीं हुई, तो जितना प्रीवियस एक्यूमुलेशन था उतना ही था। तो आप कह सकते हो कि जब कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है, जब कोई रेनफॉल नहीं होता है, जो मास कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये यहाँ से आपका एक चीज़ आपको ये पता चल गई होगी, यानी कि जब स्लोप आपका यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब स्लोप आपका ज़ीरो है या कम है तो वहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म क्या है, कम है। जब स्लोप आपका ज़्यादा है, ठीक है, जब भी आपका स्लोप, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 4 है, 4 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स, और यहाँ पे हम कितना है, इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो इसका स्लोप कितना होगा, ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/2 विल गिव दी 3, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर पर आवर यही स्लोप है और यही इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब कि रेन फॉल उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, जब 8 से 12 में गए तो ये कितना चेंज हो रहा है, 12 से 16 में चेंज कितना हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/2 का आएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर आवर का आएगा। तो वो इंटेंसिटी हुई। तो आप इस टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, हाई मैग्नीट्यूड है स्टॉर्म का, और उसी पे ही आपको जो मास कर्व का स्लोप है वो ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो ये था आपका मास कर्व। जो लास्ट है वो है आपका डबल मास कर्व। इट इज़ यूज्ड फॉर टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जो कंसिस्टेंसी होती है उसको चेक करने के यूज़ में होता है कि ये डेटा कितना कंसिस्टेंट है या कितना इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, अपनी करेक्ट वैल्यू भी फाइंड करते हैं। दिस डबल मास कर्व इज ड्रॉन बिटवीन एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट स्टेशन एक्स, जिसका हम कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उस स्टेशन का एक्यूमुलेटेड रेनफॉल टू द एवरेज एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ 10 नियर स्टेशंस। कभी कभी 10 की जगह पे हम 5 भी ले लेते हैं। तो एक एरिया है, उसका एक स्टेशन एक्स है, ठीक है, इसकी मुझे क्या करनी है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो इसमें जो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है उसको तो मैं लूँगा, साथ में इसके नियर जो 5 to 10 स्टेशन का भी क्या लूँगा, एक्यूमुलेशन लूँगा, ठीक है। और वो हर ईयर क्या लूँगा, एक्यूमुलेशन ईयर बाय ईयर लेते रहेंगे और उनका एवरेज निकालूंगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड दिस होल प्रोसेस विल बी डन इन रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो इसका उल्टा ऑर्डर होगा उसमें इसको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल। सो दिस इज योर एरिया ए। इन दिस एरिया वी हैव दिस एक्स
वी हैव दिस एक्स स्टेशन, इसकी मुझे कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। इसके नियर बाय मेरे क्या है 10 स्टेशन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसके हर साल का डेटा के जो रेनफॉल डेटा मेजरमेंट है उसको लिखूँगा। तो 2021 में जो इस एक्स पे जो प्रेसिपिटेशन हुआ है एक्यूमुलेटेड पूरे साल भर का, वो आया है 200 mm या 20 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल के लिए लीजिए। इसी तरीके से 2020 में, 19 में, 18 में, सो ऑन, जब तक मुझे इसे चेक करना है पास प्रीवियस 30 से 35 40 ईयर्स का, वो मैं क्या करूँगा, इसका हर साल का प्रेसिपिटेशन नोट करूँगा। क्लियर? इसी तरीके से जिस तरीके से एक्स का प्रेसिपिटेशन हर साल का, उसी तरीके से हर साल का प्रेसिपिटेशन 1 2 3 4 5 का होगा। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेशन एट 1 प्लस प्रेसिपिटेशन एट 2 प्लस प्रेसिपिटेशन एट 3 प्लस प्रेसिपिटेशन एट 4 अप टू प्रेसिपिटेशन 10, इसका डिवाइड करूंगा मैं 10 से। ठीक है, तभी जाके मेरा क्या आया, एवरेज एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ नियर बाई 10 स्टेशन आया। तो ठीक है, 2021 में x की वैल्यू तो मैंने लिख दी, बट बाकियों की वैल्यू का क्या करा मैंने, एवरेज निकाला। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एवरेज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 2020 में x पे जो प्रेसिपिटेशन हुआ पूरे साल भर वो 410 हुआ, लेकिन बाकी पे जितना प्रेसिपिटेशन हुआ उन सब का मैंने सम किया इसी तरीके से और उसको डिवाइड बाई 10 किया, तो वो मेरा निकला 450। सिमिलरली 2019, 2018, 2017 में इस तरीके से मैं मूव करता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा फॉर एक्स स्टेशन लिख लिया एट वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में मैंने जो नियर बाय के 10 स्टेशन है उनका एवरेज किया मैंने एक्यूमुलेटेड डेटा का। तो वो मैंने कैसे किया वो मैंने अभी बताया। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता जा रहा है 21 का, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का। अब 16 के बाद आपने देखा इस तरीके से जा रहा था कि ग्राफ आपका इस तरीके से होने लग गया। ठीक है, 60 के बाद आपका जो 15 और 2016 की 2014 की जो रीडिंग है, देखो रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में है, ये क्रोनोलॉजी समझिए यहाँ की। 2021 से 2019, 18 उल्टा जाना है। तो एक्चुअल में आपका जो कर्व था वो इस तरीके से जा रहा था, बट अब आपका कर्व इस डायरेक्शन हो गया। तो आपने क्या करना है, इसका स्लोप लेना है। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस स्लोप, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये आपका है MA। दिस हाइट इज योर MA एंड दिस हाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। mm के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो ये भी क्या होगी, वो y एक्सिस में जो भी टर्म्स होगा उसके टर्म्स में होगा। एंड सिमिलरली आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी MC, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, जो आपका सही कर्व था, तो वो भी यहाँ से है, तो वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में होगा। अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ y एक्सिस। तो बस आपने ये दो वैल्यू के बेसिस पे आपने क्या करना है, प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ x इन ईयर ऑफ 2015 एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ x स्टेशन इन द ईयर ऑफ 2014 की वैल्यू का आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दे रखा है कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे एक्चुअल अपॉन MA एंड एक्चुअल मास कर्व स्लोप ऑफ कर्व टू द स्लोप ऑफ एक्चुअल कर्व को डिवाइड करेंगे। ये वेटेज हो गया, दीज टू आर द वेटेज, मल्टीप्लाई आपने जो वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व करी है, दिस इज योर करेक्ट, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो करेक्ट। और एक आपने ऑब्जर्व करी होगी PX में 15 और 14 में 2015 एंड 2014 में, उस वैल्यू को आपने यहाँ पे रख देना 15 की और यहाँ पे 14 की। ये वैल्यू आपकी क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये आपकी क्या है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, करेक्ट प्रेसिपिटेशन की वैल्यू निकालेंगे उस ईयर की जिस ईयर से आपका जो कर्व की लाइन है वो चेंज हो रही है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मास कर्व। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, डबल मास कर्व कहते हैं।
और फ्यूचर में जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे या आपको असाइनमेंट के फॉर्म में देंगे, ग्राफ के फॉर्म में जब आप इसे बनाओगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे और करने में भी आसानी होगी। बट यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू बता दिया है कि डबल मास कर्व का काम ये है कि वो आपकी जो जितनी भी पहले की जो वैल्यू है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करके आपको बता देता है, और अगर कहीं पे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी तो वो उस इनकंसिस्टेंसी को भी रिमूव कर देता है बाय दिस formula, right? So the next topic we have the mean precipitation over an area. mean precipitation over an area का मतलब ये है कि इस टॉपिक में हमें देखिए हमारे पास एक एरिया है A और इसके पास स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर विच इज द वैल्यू ऑफ ए, एरिया की जो वैल्यू है यहाँ पे ए है, इसमें ओवरऑल रेनफॉल कितना हुआ है। तो ओवरऑल रेनफॉल फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा है, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, ये टर्म हमने दिया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कि ए वैल्यू का है उसमें डिफरेंट नंबर के रेन गेज हैं, उन डिफरेंट रेन गेज पे जो वैल्यूज आई हैं उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर एरिया का मुझे रेनफॉल वैल्यू निकालनी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है, जिसको हमने कहा था एवरेज एनुअल रेनफॉल, डेली रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल एंड नॉर्मल रेनफॉल। इस तरीके से हमने टर्म दिए थे ना, तो उसी टर्म्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए ये वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो हमारा अरिथमेटिक मीन मेथड है। अरिथमेटिक मीन मेथड में हमारे पास क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम ये मानते हैं कि ये जो स्टेशन 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जितने एरिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है उतने ही एरिया के ऊपर जो स्टेशन 2 है उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक तरीका और बता सकता हूँ। सपोज दिस इज योर स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। इस केस में तो हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन 1 और स्टेशन 2 आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस इक्वली इन बोथ द एरिया। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये फिगर कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेशन 2 के पास ज़्यादा एरिया है एज कम्पेयर टू स्टेशन 1। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है एरिया का वो चेंज है। तो फर्स्ट तो आपको यही चीज़ देखनी होती है अरिथमेटिक मीन में। अगर ऐसा है तो इस केस में आप अरिथमेटिक नहीं लगाओगे, इस केस में अरिथमेटिक लगाओ। दूसरा क्या है, जो रेनफॉल हो रही है इस एरिया में वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कंडीशन यही है कि आपकी जो रेनफॉल होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और जो वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन का वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है किसी पर्टिकुलर स्टेशन का ओवर द एरिया वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपका अरिथमेटिक मीन मेथड क्या होता है कि जितने भी आपके स्टेशन इस पर्टिकुलर एरिया में उन सब का एवरेज ले लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 है, अब आपको क्या करना है, सभी प्रेसिपिटेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका क्या हो गया, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया हो गया। देखिए मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्टेशन है, 5 वैल्यूज डिवाइड बाई 5, तो ये आपका क्या हो गया, मीन प्रेसिपिटेशन हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इस एरिया के बाहर के स्टेशन को कंसिडर नहीं करता है। एज आई मेंशन इन दिस फिगर, कोई भी स्टेशन मैंने बाहर का नहीं लिया है, ना ही मैंने इस रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन में लिया, ना ही इस इलिप्टिकल वाले फेज में लिया। मैंने कोई भी स्टेशन आउटसाइड के नहीं लिया। लेकिन अगर आउटसाइड के स्टेशन को भी कंसिडर करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास आता है थीसन पॉलीगन मेथड, ठीक है। अभी इस पॉलीगन मेथड में जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी जहाँ पे हम एरिया को कंसिडर नहीं करते अरिथमेटिक मीन मेथड में, वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो वो कब कंसिडर करते हैं, जब हमारा वेरिएशंस क्या हो, वेरिएशंस रेनफॉल में हो, साथ में हमारी एक तो यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं हो रहा है, दूसरा हमारा एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारा स्टेशंस हैं रेनफॉल स्टेशन, रेनफॉल मेजर करने के लिए जो रेन गेज स्टेशंस हैं वो भी हमारे यूनिफॉर्म ना हो, तो हम क्या करते हैं, थीसन पॉलीगन मेथड करते हैं। अब इस थीसन पॉलीगन मेथड में हम दो फार्मूला है, एक तो ये वाला फार्मूला है और एक ये वेटेज वाला फार्मूला है, दोनों को हम समझते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जो फर्स्ट के ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे कवर हो चुके। तो इसी तरीके से 1 2 बाहर का भी ले सकते हैं, 3 4 एंड 5 इस तरीके से है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आप फिर फिगर वाले पे चलेंगे। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पॉलीगन बनाऊंगा, कुछ पॉलीगन इस तरीके से बनाऊंगा इन स्टेशन के बीच, इनको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा ताकि ये एक दूसरे को ना कट करे, एक दूसरे स्टेशन के बीच की लाइन को ना कट करे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ये एक पॉलीगन बन गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें जो एरिया तो मेरा यही है जो ब्लू लाइन्स है, बाउंड्री तो मैंने ये बना रखी है, 3 और 5 को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बट 3 और 5 में बाहर का एरिया आ रहा है। तो इसमें अब मुझे क्या करना पड़ता है, एरिया क्लासीफाई करना पड़ता है। तो उससे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले उन लाइन को कट करना है जो एरिया के अंडर है। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कट कर दीजिए। सिमिलरली ये है, इसका बाइसेक्ट सेंटर पॉइंट पकड़िए और यहाँ से यहाँ मार दीजिए। इसी तरीके से ये भी एक इसका सेंटर पॉइंट है, और फिर ये, तो ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में ऐसा हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इन लाइनों को कनेक्ट करना है एडजेसेंट लाइन के बाइसेक्शन पॉइंट। तो बाइसेक्शन मतलब सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इस तरीके से बना लीजिए इसका। ठीक है, अब यहाँ से ये आया, ये आया, फिर ये भी आया और ये भी आया, इधर से ये और ये। ठीक है, इस तरीके से अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, कुछ एरिया यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से एरिया है। तो सबसे पहले स्टेशन 1 का जो एरिया है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो यहाँ से लेकर ये वाला स्टेशन एरिया जो है, इस फिगर में जो बाउंड्री लाइन ब्लू कलर से है वो हमारा 1 है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेशन 3 पे। स्टेशन 3 का जो एरिया है वो आपका इस तरीके से है, ये स्टेशन 3 हो गया। स्टेशन 2 का देख लीजिए, ये हमारा स्टेशन 2 का एरिया हो गया। ठीक है, 2 का भी हमने दिखा दिया। उसके बाद 5 का, विच इज आउटसाइड द एरिया। तो 5 का जो आउटसाइड का एरिया हो जाएगा उसका आप अगर ध्यान दें तो वो सिर्फ इतना होगा, बाहर का एरिया हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर का ही एरिया रखेंगे। तो ये हमारा हो गया 5 का। और लास्ट वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा 4 का है। तो वो 4 का एरिया हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है इसके लाइन के बीच का, तो ये हमारा हो गया 4 का एरिया। तो यहाँ से हमने A1, A3, A2, A5 एंड A4 क्या करा, कैलकुलेट करा, राइट। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। और उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, जो प्रेसिपिटेशन 1 पे हुआ है वो हमारा P1, P3, P2, P5 एंड P4 रिस्पेक्टिवली है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है, लाइक तो यहाँ पे जो दिस इज माई Thesin polygon method in which the P bar represent the mean precipitation over an area is equal to A1 P1 plus A3 P3 plus A2 P3 A2 P2 plus A5 P5 plus A4 P4। ठीक है, तो ये सबका मैंने क्या किया, ऐड कर दिया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A5 प्लस A4। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू A। तो दिस इज द मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया बाय थीसन पॉलीगन मेथड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है,
और एक ये दूसरा वेटेज वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल एरिया है उसको हमने डिवाइड कर दिया ए से, ठीक है। तो वो सिंपली ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन को देखने से हमें ये पता चलता है P बार इज इक्वल टू A1 P1, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, इस तरीके से होगा। अभी मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यू P2 तक जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, तो प्लस सो ऑन। तो अब क्या करना है, ये जो A है ये इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो ये A अपॉन A P1 प्लस A3 अपॉन A P3 प्लस A2 अपॉन A P2 एंड सो ऑन। तो ये यही चीज़ हमारा क्या है, W1 W2 एंड W3। So W1 W3 and W2 are the weightage based on the area distribution। तो यही हमने यहाँ पे सेकंड फार्मूला में किया है। न्यूमेरिकल करते हुए टेबल बना के आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो लास्ट वन इज आइसोहेटल मेथड। हेटल मेथड में क्या होता है कि एक हेटल लाइन हम इमेजिनरी लाइन जैसे कंटूर लाइन्स होती है वैसे बनाते हैं, एंड इट सेज दैट द एरिया अंडर द सेम प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। तो जैसे ये एक P0 P1 P2 P3 P4 आर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, और ये जहाँ जहाँ पे लाइन्स हो रही वो लाइन्स को हमने दे दिया। तो इसके बाद P1 और P2 के बीच का एक एवरेज निकलेगा, सिमिलरली P1 एंड P2 के बीच का, P3 P2 के बीच का, P3 P4 के बीच का एक एवरेज निकलेगा। इस A1 एरिया से हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 एरिया से हम ये रेड एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन करके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई A1 प्लस P1 प्लस P2 का एवरेज कर दीजिए मल्टीप्लाई A2 एंड सो ऑन, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 A2 A3 A4 मतलब टोटल एरिया, तो दैट इज इक्वल टू A। तो ये जो मेथड होता है ये हमारा होता है आइसोहेटल मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन these three methods and you will understand that how it will be solved। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास 5 रेन गेज दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 देखे, रेनफॉल दे रखी है, फाइंड द एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज करना है, इन सबको प्लस करना है, डिवाइड बाई 5 कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास अगेन ABCD की 5 रेनफॉल दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, रेनफॉल डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थीसन पॉलीगन के मेथड के हिसाब से करना है। तो ऑब्वियसली मुझे थीसन पॉलीगन के मेथड के हिसाब से करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको उनका प्लस करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, 8 6 5 2 4, इनको प्लस करेंगे, 4 6 10 18 20 25, तो 25। तो ये कितना हो जाएगा एक तरीके से 5 8 जा 40, 15 30 का 60 50 50 70 140। तो बस इसको प्लस किया, डिवाइड बाय 25 किया, वी विल गेट द आंसर, इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रेसिपिटेशन दे रखा है, ए दे रखा है, पी दे रखा है, ए दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है। अरिथमेटिक के हिसाब से निकाला, आंसर ये आया। थीसन पॉलीगन के हिसाब से निकाला, आंसर ये आया, ठीक है। ये मैंने आंसर आपको पहले प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ बोला गया है कि स्टेशन 4 6 8 आर आउटसाइड द कैचमेंट एरिया। तो स्टेशन कौन कौन से, 4 6 एंड 8। तो जब आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे ना तो आप ये चीज़ नहीं लोगे। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन में क्या आ जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगी वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ 10 20 15 8 प्लस 25 डिवाइड बाई 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इजी है ये। अब अगर मैं बताऊं आपको तो ये कितना आंसर आ रहा है इसका, 30, और ये आपका 45 50 60 70 78 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। बट जब आप थीसन पॉलीगन करेंगे तो आप सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, क्योंकि उस थीसन पॉलीगन में हम आउटसाइड स्टेशंस को भी ऐड करते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे अगेन इसका कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 80, 150, 144, 40। इसी तरीके से इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय द टोटल एरिया, टोटल एरिया इसको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे आपस में, वी विल गेट द आंसर। आप लोग सॉल्यूशन करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। इस फिगर में आपको क्या दे रखे हैं, आइसोहेटल दे रखे हैं, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10 है एंड 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोहेटल दिए हैं, इसके बीच में ये एक एरिया आ रखा है, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे आपके पास पॉइंट ए बी सी डी ई एफ एंड ई, तो एफ पॉइंट यहाँ ले लीजिए। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो आइसोहेटल है उसके बीच का एरिया यहाँ पे बोल रखा है कि 12 के अंदर जो एरिया है वो आपका 30 है, 12 से 10 यानी कि ये वाला एरिया सॉरी ये वाला एरिया वो आपके पास 140 है, उसके अलावा 10 से 8 के बीच में जो एरिया है वो 80 है एंड सो ऑन। इन्होंने एरिया यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लासीफाई किया। ये वाला एरिया आपका 620 किलोमीटर स्क्वायर है एंड दिस वन मस्ट बी 6 से 8 के बीच में कितना 80 है। तो आपको क्या करना है, इसका प्रेसिपिटेशन निकालना है स्टॉर्म के अंदर, उसका आंसर ये है। तो ये वेरी सिंपल है। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आइसोहेटल लाइंस दे रखी है, एवरेज निकालोगे, तो लास्ट वाले का एवरेज 12 है, तो इस पूरे रीजन के अंदर जो एवरेज होगा वो भी 12 ही होगा, तो 12 मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा। इसके बाद इसका देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज, तो ये 12 होगा, इसका कितना हो जाएगा 12 से 10 के बीच एवरेज हो जाएगा 11, 9, 7 एंड 5। तो 12 मल्टीप्लाई 30, 11 मल्टीप्लाई 140, 9 मल्टीप्लाई 80, 7 मल्टीप्लाई 18, 5 मल्टीप्लाई 20, इन सबको प्लस किया, डिवाइड बाय द टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है 30 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 18 प्लस 20, जो भी आंसर आएगा वो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर्स, फॉर ए ड्रेनेज बेसिन ऑफ 600 किलोमीटर, टोटल एरिया हमें यहाँ पे दे ही रखा है। और अगर आप टोटल एरिया यहाँ से देखना चाहो तो 92 प्लस 128 प्लस 120 प्लस 175 प्लस 85 विल गिव दी 600 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आइसोहेटल दे रखा है। अब जब भी आइसोहेटल दे रखा है तो आइसोहेटल मेथड ही लगेगा, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो ये 12, 13.5, 10.5 आई थिंक and it is 7.5 and here we have the 4.5 and 2.5। तो ये हमारे क्या हो गए, एवरेज निकल गए, एवरेज आइसोहेटल। अब इस 13.5 मल्टीप्लाई 92 प्लस 10.5 मल्टीप्लाई 128 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 120 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 175 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 85 divided by the total area, we will get the mean value of this drainage basin, right? And the answer is here. So this is the end of topic. I hope you understand this first unit. It is very hard and very fast, but if you revise this lecture in the part wise, you will understand all the terms and the numerical are here. In case you have any doubts, we will meet in offline classes. Thank you. Have a nice